इस लेक्चर के अंदर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है जो फर्दर दूसरे एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के, जो कि उनके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो सकती है क्योंकि एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ को 2 पार्ट्स के अंदर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ इसकी। और आपने क्या करना है कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो मैं कोशिश करूँगा डिफरेंट जो दूसरे जो हैं हमारे कोर्सेज़ होते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ ज़्यादा मैटर कर रहे हैं इस बार, तो उनके ऊपर भी जो है आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो बिना किसी टाइम को ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को समझना। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज़ लिया है दिस इज़ नॉट अ बैलेंस शीट आइटम, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस शीट आइटम, यानी इनमें से कौन से आइटम्स हैं जो नीचे अंडर दिए हुए हैं हमें वो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर नहीं आते। तो नंबर 1 पर है हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट के अंदर आता है, हम इसे अकाउंट रिसीवेबल से लेस करवाते हैं। अनएंड फी भी लाइबिलिटी है हमारी, करंट लाइबिलिटी, तो हम क्या करते हैं इसे भी शो करते हैं। बिल रिसीवेबल करंट एसेट है। हाँ, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो क्या है, हमारा इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, बैलेंस शीट का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि ये, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आते। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हम एसेट, लायबिलिटीज़ और नॉन इक्विटीज़ जो हैं वो शो करते हैं। तो अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर हमारे पास, अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक विल हैव दिस इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक ट्रांजैक्शन जो कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैंक में हम क्या करवा रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं, और इसका इफ़ेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होगा। अच्छा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो कैश आपके बिज़नेस से चला जाता है, तो आप क्या करते हो, कैश को क्रेडिट करते हो। और बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं आपके अकाउंट में, तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हो। तो बैंक अकाउंट को जब आप डेबिट करते हो तो एक करंट एसेट क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज़ हो रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इफ़ेक्ट इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहा होता तो हम क्या करते भाई, पॉजिटिव लिखते, शो करते हैं वहाँ पे। नेगेटिव की तरफ शो होता तो क्या करते, नेगेटिव या डिक्रीज़ हो रहा होता तो नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं। अब इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक करंट एसेट बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो जब एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा, अकाउंटिंग इक्वेशन को कोई इफ़ेक्ट उससे नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नील है, कि इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो ही नहीं रहा। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, नंबर 3 पर है हमारे पास, द टर्म रेवेन्यू इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कि जो रेवेन्यू की जो टर्म है उसको बेहतर तरीके से जो नीचे किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड, कि हमने क्या की, अमाउंट, वो अमाउंट जो कि हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की, ठीक है, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू है। नेक्स्ट कह रहे हैं रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड, यानी कि जो हम रिसीव करते हैं, या आप यूँ कह लो कि जो हमने इनवॉइस ले ली वो क्या है, मर्चेंडाइज बेचने पर, वो हमारा रेवेन्यू है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ सर्विसेज, ऐसी आमदनी जो कि आप मर्चेंडाइज सेल करो और सर्विसेज भी बेचो, ठीक है, वो रेवेन्यू कहलाती है। या रिसीव फ्रॉम कस्टमर, या आपने पैसे रिसीव करने हैं कस्टमर से, तो वो
आपके रेवेन्यू है। तो इसका सही आंसर या इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वो है नंबर सी। नंबर सी वाला जो है हम इसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और मैं इसको समझाता भी हूँ आपको कि ये क्यों। देखो, सर्विसेज भी तो आप एक बिज़नेस के अंदर बेचते हो, ठीक है। सर्विसेज भी और मर्चेंडाइज दो तरह का बिज़नेस होता है। तो अब इन दोनों तरह से जो आमदनी आती है हमारे पास वो क्या कहलाती है भाई, हमारी इनकम है। अगर यहाँ पर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मर्चेंडाइज लिखा होता तो फिर ये ना होता अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो 20 से, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज, नंबर ए वाला भी ऑप्शन सही हो सकता था। अगर यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज का ऑप्शन भी हमारे पास होता तो ये ठीक हो जाता। तो अब डायरेक्टली जो है हमारे पास सिर्फ सर्विसेज का जिक्र नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर सी वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी आमदनी जो कि हम मर्चेंडाइज बेचें और सर्विसेज भी बेचें तो उससे जो आमदनी होती है वो हमारी रेवेन्यू कहलाता है, या रेवेन्यू से कह सकते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन, कॉन्ट्रा एंट्रीज है वो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है हमारे पास रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर, बोथ साइड ऑफ कैश बुक, बोथ साइड पर, या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, या रिसिप्ट साइड ऑफ पीटी कैश बुक। अच्छा, आपको पता है कि कैश बुक के अंदर जो है वो क्या करते हैं भाई, हम कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट पेमेंट साइड पर भी होता है और रिसिप्ट साइड पर भी होता है। पेमेंट साइड पर भी होता है और रिसिप्ट साइड पर भी होता है, यानी कि बोथ साइड ऑफ कैश बुक क्या होता है भाई, उसका इफेक्ट होता है, तो हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती हैं वो आपकी कैश बुक में दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर 5 पर है आपका, अच्छा, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, जर्नल में, स्पेशल जर्नल में, जर्नल लीजर में, ट्रायल बैलेंस में। आप बेटा जब भी एंट्रीज़ की बात हो रही है तो जो आपकी जर्नल एंट्रीज़ या एडजस्टमेंट वगैरह है, क्लोजिंग एंट्रीज़ हमेशा जो हैं वो आपकी जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाएंगे। आप कोई भी एंट्री पास करोगे तो एंट्रीज़ की जब भी बात होगी तो हमेशा वो काम जो है आपका जर्नल में होगा। तो आगे स्पेशल जर्नल में या दूसरे जर्नल लीजर में तो हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हम दूसरा काम करते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, जर्नल। नंबर 6 पर है दिस अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस, कि इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो अमूमन क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि आपने बैंक से यूँ समझ लो आसान लफ्ज़ों में लोन लिया हुआ है। सेल डिस्काउंट क्या होता है कि आपको आपने डिस्काउंट दिया जो आपने सामान सोल्ड आउट किया, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज आपका एक एसेट है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस जो कि एक्सपायर्ड नहीं हुई, क्या हमारा एसेट है। ये हमारे पास कॉन्ट्रा, नंबर बी पर जो है वो क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाता है। सेल डिस्काउंट, सेल्स का रेवेन्यू, और कॉन्ट्रा रेवेन्यू यानी कि सेल्स की अमाउंट को कम कर देने वाला। नेक्स्ट है ऑफिस सप्लाईज, ये क्या हमारा करंट एसेट है, ठीक है। अब जो भी एसेट्स होते हैं आपका उमूमन उसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर शो हो रहा होता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आई मीन कि ऐसी इंश्योरेंस जो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, तो इसका बैलेंस भी हमारे पास क्या होगा, क्या कहलाएगा, इसका बैलेंस भी हमारे पास डेबिट बैलेंस कहलाएगा। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, लायबिलिटी होती है आपकी, कि आपने बैंक को पैसे देने हैं। वो बैंक आपकी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन पर, आफ्टर यू विल गेट अ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसके बाद जब आप फर्स्ट डिपॉजिट करवाओगे तो वो आपकी पेमेंट डिडक्ट कर लेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है भाई, लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी, तो जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसका आपको जो बैलेंस है अमूमन आमतौर पर, या उसकी जो नेचर होती है वो क्रेडिट साइड पर होती है। पॉजिटिव बैलेंस उसका बैंक ओवरड्राफ्ट का आपको क्रेडिट साइड पर शो होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7 पर हमसे कह रहे हैं कि अकाउंट आर अनडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय,
अकाउंट्स आर अनडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटेड पीरियड बाय, यानी कि अकाउंट जो है वो क्या हो जाते हैं आपके, कभी भी एंड हो जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के। तो वो करेक्टिंग एंट्री, जर्नल एंट्री या ओपनिंग एंट्री या एडजस्टिंग। जर्नल एंट्री क्या है, आपको डेट पता होती है तो आप पास करते हो। ओपनिंग एंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द कंपनीज पीरियड आप पास करते हो, और एडजस्टिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ द क्या करते हो, पास करते हो। एडजस्टिंग एंट्री कब पास करते हो भाई, एट द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड, यानी कि अमूमन दिसंबर 31 को पास हो रही होती है। ये मैंने आपको एडजस्टिंग वाले टॉपिक के अंदर बताया भी था ये बात। अब करेक्टिंग एंट्री क्या है कि जब आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आप क्या करोगे भाई, उस एरर को, उस मिस्टेक को करेक्ट करोगे। तो उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, आपको वो जब भी करेक्शन हुई आपसे, आप क्या करोगे, उसको करेक्ट कर अपने पास जर्नल में दोबारा से रिकॉर्ड करोगे। तो करेक्टिंग एंट्री ऐसी एंट्री है जिसकी कोई भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं होती रिकॉर्डिंग की। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है नंबर 7 का। नंबर 8 है हमारे पास, अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो एक सीक्वेंस है अकाउंटिंग पीरियड का। अब जो नीचे दिया हुआ है उसका कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो इसका राइट ऑप्शन, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल जो होती है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर परफॉर्म की जाती है, या 2 ईयर्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, या सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है, 1 आवर के अंदर अकाउंटिंग साइकिल जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग साइकिल क्या है कि एक पूरा प्रोसेस साइकिल, यानी कि एक टाइम पूरा गुजर जाए, उसके बाद फिर से वो शुरू से काम जो है वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। यानी कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस एंड हुआ, और बिज़नेस का एक वक्त आया जब आप क्या करते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो वो क्या है, आपका अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि नॉर्मली जब एक कंपनी क्या करे, अपना अपनी इनकम कैलकुलेट करे, वो क्या कहलाता है, उसका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब वो पीरियड जो है उसका वो सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एनुअली होता है। कोई भी ऐसी कंपनी वो क्या करती है, सेमी एनुअली या क्वार्टरली जो है वो क्या, मंथली भी होता है, वो क्या करती है, रिकॉर्ड कर लेती है, अपनी इनकम को कैलकुलेट करती है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी 2 साल तक जो है वो 2 साल बाद अपना इनकम कैलकुलेट करे। अकाउंटिंग इक्वेशन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, सर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। या 1 घंटे के लिए तो पॉसिबल ही नहीं ना कि कंपनी जो है वो स्टार्ट भी होगी और वो अपना इनकम कैलकुलेट करेगी। तो इसका बेस्ट आंसर या राइट आंसर जो है वो क्या है, आपके पास अकाउंटिंग पीरियड है। नंबर 9 पर है हमारे पास, द फॉलोइंग बैंक अकाउंट इज सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन। जो आपको फॉलोइंग अकाउंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कि आपको ज़कात की डिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात की डिडक्शन नहीं होती, सेविंग अकाउंट पर ज़कात की डिडक्शन होती है। वो क्यों होती है ये भी बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टी अकाउंट। टी अकाउंट तो हम एक अकाउंटिंग का यूँ कह लो कि एक अकाउंटिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक कह लो कि टी अकाउंट तो वो होता है ना कि एक जिससे हम अकाउंटिंग को डेटा को क्या कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग के डेटा को समराइज कर रहे होते हो। उसके अंदर कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी सेविंग अकाउंट को डिडक्ट नहीं करते। बेसिकली बैंक अकाउंट जो हैं वो ये 2 ही हैं, करंट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है। अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के भी आ गए, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर ज़कात की डिडक्शन नहीं हो सकती। ज़कात आपको पता है कि एक माले मखसूस पर वक्त मखसूस गुजर जाने के बाद जो है वो ज़कात आपको देनी पड़ती है। तो अब पीरियड ड्यूरेशन क्या है, वो 1 साल है। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप अमाउंट को फ़िक्स करते हो, आप अमाउंट को क्या करते हो, फ़िक्स करके रखवा देते हो, आप निकलवा भी नहीं सकते। तो अब वो क्या है, माल पड़ा हुआ है उस अकाउंट के अंदर, माल पैसे रखे हुए हैं। अब वो ज़कात के निसाब के अंदर आता है तो फिर वो आप सेविंग अकाउंट से
क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। करंट अकाउंट से इसलिए नहीं क्योंकि भाई रोज़मर्रा के ऊपर या मंथली या वीकली जो है आप डिपॉजिट करवा रहे होते हो, विड्रॉ करवा रहे होते हो, अमाउंट क्या हो रही होती है, फिर कम हो रही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, सेविंग अकाउंट से क्या की जाती है, ज़कात की डिडक्शन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10। नंबर 10 में कह रहे हैं परचेज अकाउंट इज़ एन एसेट, अ लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस या रेवेन्यू। परचेज अकाउंट क्या है, एसेट नहीं है क्योंकि आप इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, लाइबिलिटी भी नहीं क्योंकि आपने पैसे नहीं देने, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो और उसके बिहाफ में आप पे करते हो, जब आप पे करते हो तो वो क्या है, आपका एक्सपेंस है। और पर्पस क्या है, उस परचेजिंग का पर्पस क्या है कि आप दोबारा उसे क्या कर दोगे, सोल्ड आउट कर दोगे, तो इसलिए आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। अगर आप उस पर्पस को, आपका जो पर्पस है वो सेलिंग नहीं है उस चीज़ को ख़रीदने का, तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। और रेवेन्यू ये नहीं हो सकता है, जब आप सामान ख़रीद रहे हो तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं, तो रेवेन्यू तो ये आपकी आमदनी तो नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट क्या है, आपका एक्सपेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ नॉट शोन इन इनकम स्टेटमेंट। ये शो नहीं होता इनकम स्टेटमेंट में। कैश, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, एक्सपेंस। अब आपको पता है रेवेन्यूज़ और कॉन्ट्रा रेवेन्यूज़ और कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस और आपके एक्सपेंसेस जाते हैं कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में। एसेट, लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटीज़ है वो बैलेंस शीट में, सॉरी इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती। तो जो नंबर 1 पर ऑप्शन है कैश हमारे पास, ये क्या है, इसका राइट आंसर है कि ये कैश जो है आपका बैलेंस शीट के, सॉरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं होता, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास ओनली रेवेन्यूज़, कॉन्ट्रा रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं वो जाते हैं। नंबर 12 पर है हमारे पास कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक किस लिए रिकॉर्ड की जाती है, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट या ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ जो ऑल कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हो, आया वो पेमेंट है और रिसिप्ट है, दोनों को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो उस कैश बुक के अंदर। लेकिन जो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हैं वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, पेमेंट साइड ये और रिसिप्ट साइड जो हैं इसके कॉलम हैं। पेमेंट साइड के अंदर भी आप कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे और रिसिप्ट साइड के अंदर भी आप क्या करोगे, कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज़ आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता तो फिर भाई कैश बुक बनाने का पर्पस क्या था। खैर, एक्रूड इनकम नेक्स्ट 13 पर है हमारे पास। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम रिसीवेबल होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है या एक्सपेंस होता है। ये अकाउंट ज़्यादा आ गया तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आप एज्यूम कर लो कि 3 ही अकाउंट है हमारे पास। अच्छा, तो अब हमसे कह रहे हैं कि एक्रूड इनकम हमारे पास क्या होती है, इनकम रिसीवेबल होती है या अनअर्न्ड इनकम होती है या हमारे पास एक्सपेंस होता है हमारा। एक्रूड इनकम क्या है कि ऐसी इनकम जिसके पैसे अब क्या हों, आपको रिसीव करने हों, ठीक है। अनअर्न्ड मतलब कि आपने वो इनकम अभी तक कमाई नहीं और एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इनकम रिसीवेबल, यानी कि ऐसी इनकम जिसकी आपने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी लेकिन पैसे अभी लेने हैं, पैसे क्या करने हैं, अभी लेने हैं उसके, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी। ये हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। जो फॉलोइंग अकाउंट है आपने उनमें देखना है कि कौन सी आपकी लाइबिलिटी है। मशीनरी अकाउंट आपको पता है आपका फिक्स एसेट है। नोट्स पेबल आपको पता है आपकी लाइबिलिटी है। सेल्स क्या है ये आपको पता है, रेवेन्यू है। अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है आपका करंट एसेट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नोट्स पेबल। आपको पेबल लफ्ज़ आ गया तो मतलब क्या है, ये अब लाइबिलिटी है, आपने क्या करना है, इसे पे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अकाउंट शुड बी
अच्छा, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट। कौन से अकाउंट को जो है वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कि जब आप एडवांस पेमेंट लोगे रेंट की या एडवांस पेमेंट करोगे रेंट की। तो हमारे पास ऑप्शन है रेंट एक्सपेंस अकाउंट, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। रेंट एक्सपेंस तो होगा ही नहीं क्योंकि हम एक्सपेंस पे नहीं कर रहे। एक्सपेंस तो तब होना कि जब हम क्या कर लो, पूरे पीरियड को या पूरे मंथ को आपने उस जगह को यूटिलाइज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, एंड देन आफ्टर आप क्या करो, पेमेंट करो। नेक्स्ट है हमारे पास अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड रेंट तो तब होगा ना कि जब हमने उस रेंट को कमाया ना हो। तो कमाने की तो बात ही नहीं हो रही भाई, हमें तो क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। प्रीपेड रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs बिकॉज के आप क्या कर रहे हो, रेंट की एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। जब भी आप रेंट की एडवांस में पेमेंट करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। जब भी एडवांस में किसी भी चीज़ की पेमेंट करते हो तो वो लफ्ज़ लिखा जाता है प्रीपेड, ठीक है। और नेक्स्ट पेबल तो है नहीं, हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए आप हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो ये थे कुछ अकाउंट्स जिनको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर के अंदर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है जो फर्दर दूसरे MCQs हैं उसको डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों ने उस पार्ट को भी ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।